ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। ये कार्यक्रम M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप के खंड 2 दार्शनिक विचारधाराएं एवं शिक्षा में उनकी भूमिका की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। साथियों, आज हम कविवर रविंद्रनाथ टैगोर तथा उनके शिक्षा दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इस रूप में वे अपने स्वयं के प्रयासों से ही आगे बढ़े। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इस परिवार में कला, कविता, संगीत, नाटक, विज्ञान तथा दर्शन आदि सभी अच्छी अच्छी बातों के विशेषज्ञ विद्वान मौजूद थे। टैगोर ने स्वशिक्षा के माध्यम से ही अपनी समस्त शक्तियों का विकास किया। सुनील चंद सरकार लिखते हैं, उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था तथा जिन्हें शांति निकेतन में व्यावहारिक रूप देना था। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। बालक की शिक्षा उसके मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाएं। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, जिससे उसमें समाज सेवा तथा स्वशासन की भावनाएं विकसित हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार विदेशी शिक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध राष्ट्र के जीवन से होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों को समाज की पृष्ठभूमि तथा भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करे। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। बालक को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। बालक को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा बालक को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे, न कि केवल एक अच्छा लिपिक, कृषक अथवा शिल्पी।
स्कूलों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। एक तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बालक विषय का जिस प्रकार से हृदयंगम कर सकता है उतना द्वितीय भाषा के माध्यम से कभी नहीं कर सकता। इसलिए टैगोर ने जो शिक्षा का माध्यम प्रतिपादित किया है उसे मातृभाषा के रूप में किया है। दूसरी उनके जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो रही है प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा की सुलभता। अर्थात यदि बालक के लिए हम केवल बंद कमरे में शिक्षा प्रदान करने लगे तो वह उस विषय का हृदयंगम नहीं कर सकता है, वह उस विषय को स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है जितना वो प्राकृतिक वातावरण के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात टैगोर ने की है शिक्षा के संदर्भ में, वो है शिक्षा हमारी ऐसी हो जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हो। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों को आधार बना करके, इन दोनों संस्कृतियों को पुष्ट करते हुए जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा होती है। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। अतः सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय की क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था। अतः उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का घोर विरोध किया और बताया कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालक को जीवन तथा विश्व के स्वर के मिलन से पूर्णतया अवगत कराए तथा दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करे। टैगोर ने इस आदर्श को अपने विश्व भारती में पूरा किया। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। इसके लिए उसे हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रखना चाहिए, वरन वह कक्षा में डर के सारे अजायब घर के नमूने की भांति चुपचाप बैठा रहेगा। अतः रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। वे कहते थे कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए। उसकी मात्रा तथा पाठन विधियों का प्राकृतिक होना बालक के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इस प्रकार के शैक्षिक वातावरण से बालक और प्रकृति के मध्य वास्तविक संपर्क स्थापित होता है, जिससे बालक को प्रसन्नता तथा आनंद का अनुभव होते हुए भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, टैगोर से पहले रूसो ने इस बात पर बल दिया था कि बच्चों की जो शिक्षा है वह प्रकृति के वातावरण में दी जानी चाहिए। यद्यपि रूसो की शिक्षा को नकारात्मक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जबकि टैगोर ने जब उसी शिक्षा का प्रतिपादन किया तो उन्होंने उसे पॉजिटिव रूप में लिया, उसे सकारात्मक ढंग से लिया और बालक की शिक्षा सकारात्मक ढंग से प्राकृतिक सानिध्य में दी जाने की वकालत उन्होंने की। रूसो ने जहां सारी संस्थाओं का, सारी शैक्षणिक संस्थाओं का, मातृ संस्था का विरोध किया था, वहां पर टैगोर ने इस बात की पुष्टि की कि ना हम मातृ शिक्षा का विरोध कर सकते हैं, ना हम ऐसी शिक्षा का विरोध कर सकते हैं जो केवल हमें अंतस वातावरण से, ऐसे कृत्रिम वातावरण से जोड़ करके रखे, वरन हमें उस वातावरण की भी आवश्यकता है, साथ ही वह शिक्षा हमारी प्राकृतिक वातावरण से भी सामंजस्य स्थापित करे। कहने का आशय यह है कि टैगोर ने यह प्रतिपादित किया था कि हमारी शिक्षा प्रकृति के वातावरण के साथ साथ चले, बालक पर किसी प्रकार के अंकुश ना रहे, वह बंधनों में ना रहे, वह स्वतंत्रता की अनुभूति करे तथा जो वातावरण हम बच्चे के लिए कक्षा में प्रदान करते हैं उस वातावरण से हम उसे मुक्ति दें, उसे प्रकृति के सानिध्य में सिखाने का प्रयास करें। जितना बालक स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक सानिध्य में सीख सकता है, उतना हम चाहें कि उसे बंद कमरे में उन चीजों की अनुभूति करा दें।
यह संभव नहीं है। अतः रूसो ने तो पूरी की पूरी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था की धुरी है, या जिसे हम कहें कि जो हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के विरोध में उसने एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया था। वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उस व्यवस्था को साथ में लेते हुए प्राकृतिक रूप से शिक्षा दिए जाने की वकालत की। टैगोर ने बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर बल अवश्य दिया, पर समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने शिक्षा को समाज की जीवनदायिनी धारा माना तथा समाज सेवा का साधन माना। टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे, अतः समाज से उनका तात्पर्य संकुचित न होकर विश्व समाज से था। वे कहते थे कि शिक्षा को जीवन के अनुसार होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो इससे समाज को कोई लाभ ना हो सकेगा। इस दृष्टि से शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए तथा उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। टैगोर ने स्वयं लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। मित्रों, यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां शिक्षा के लिए प्राकृतिक सानिध्य की सुलभता कराई गई है अथवा यह कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रकृति के सानिध्य में होनी चाहिए, वहां पर टैगोर ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि प्रकृति से उसे लौट करके समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। अतः हमें शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा वही उपयोगी होगी जो प्रकृति के वातावरण में दी जाए, परंतु प्रकृति के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक समाज में आकर के सामंजस्य स्थापित कर सके, सामाजिक जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में अपनी सहभागिता स्थापित कर सके, और जिसे हम एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, जिसे हम सामंजस्य का नाम देते हैं, जिन शक्तियों के बीच में उसके लिए रहना है, जिन सामाजिक सरोकारों के बीच में उसे रहना है, बालक में इतनी क्षमता शिक्षा के माध्यम से आना चाहिए कि वो समाज की उन शक्तियों के मध्य अपना अस्तित्व स्थापित कर सके। इस प्रकार से टैगोर ने प्रकृति के माध्यम से शिक्षा को देते हुए भी सामाजिक सरोकारों से उसके लिए जोड़ा, तथा जो अभी हमने चर्चा की थी कि शिक्षा जीवन के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात जीवन में हमें जिन कठिनाइयों का, जिन परेशानियों का सामना करना होता है, हमारी शिक्षा में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हमें समाज के मध्य एक संतुलन की शक्ति प्रदान कर सके। रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृतिवाद से प्रभावित थे। वे जन्म से ही प्रकृति के उपासक थे। वे प्रकृति को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे तथा उनकी यह धारणा थी कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। उनके द्वारा शांति निकेतन में किया गया प्रयोग प्रकृतिवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है। टैगोर ने शिक्षा की एक आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली में मानवतावाद पर बल देते हुए प्रकृतिवाद की रक्षा की है। उनके अनुसार शिक्षा में भौतिकवादी तामझाम नहीं होना चाहिए। वे शिक्षा को प्राकृतिक संसाधनों के साथ विकसित किए जाने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार विद्यालय मानव निवास के स्थानों से दूर एकांत स्थान में खुले आकाश के नीचे पेड़ पौधों के बीच होना चाहिए। टैगोर यह दर्शन प्रतिपादित करते हैं कि मानव में प्रकृति की ओर एक गहन आकर्षण होता है जो अनसीखा होता है। यह आकर्षण बालक में बहुत होता है। बालक प्रकृति को देखकर प्रसन्न होता है। हरे भरे खेत, खुला आसमान, लहराते हुए पेड़ पौधे उसकी आत्मा और शरीर दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। अतएव उनकी शिक्षा ऐसे ही वातावरण में होनी चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का काम केवल जीवन यापन की दक्षताएं प्रदान करना ही नहीं, अपितु बालक में निहित उस सृजनात्मक तत्व का विकास करना है जिससे कि जीवन उदात्त, उच्च तथा आनंददायक बनता है।
उनका विश्वास था कि प्रत्येक बालक में एक विलक्षण प्रतिभा तथा क्षमता निहित रहती है। शिक्षा इस प्रतिभा को विकसित करती है। प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। प्रत्येक बालक अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके, इसके निमित्त उसे समर्थ बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, यहां पर यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टैगोर का यह अभिमत था कि प्रत्येक इकाई अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, अर्थात प्रत्येक बालक अपने आप में परिपूर्ण बालक है। हम जो भेद करते हैं कि यह बालक होशियार है अथवा यह बालक होशियार नहीं है, हमारी शिक्षा के स्तर में समानता हो तथा हमारी दृष्टि में समानता हो। प्रत्येक बच्चे में उसकी स्वयं की विशेषता होती है। शिक्षक का कार्य केवल इतना है कि वह उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा के लिए उकेर दे, वह उसको उभार दे। जो प्रत्येक बच्चे में निहित क्षमता है वह उस क्षमता के लिए अभिप्रेरित करे। शिक्षक केवल उत्प्रेरक का कार्य करे, वो कभी यह ना समझे कि यह बालक कमजोर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कहीं ना कहीं शिक्षक कमजोर है, वो उस बच्चे की विशेषता पकड़ नहीं पा रहा है। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्र और संपूर्ण इकाई मानते हुए शिक्षण की व्यवस्था करे। वह उन्हें इस प्रकार से अध्यापित करे कि प्रत्येक बच्चे के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा उभर करके सामने आ जाए। अतः टैगोर ने इस मत को व्यक्त किया कि प्रत्येक बालक के लिए स्वतंत्र रूप से शिक्षक ध्यान दे और उसके अंदर जो उसकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को वह उभार दे। कवि के अनुसार बाल्यकाल इस प्रकार का जीवन है जबकि प्रकृति की खुली पुस्तक से बालक अध्ययन करता है। समय विभाग के बंधन उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्रिसेंट मून की एक कविता में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, मां, सारा सवेरा पढ़ते पढ़ते बीत गया, तुम कहती हो कि अभी तो 12 ही बजे हैं। अरे, जब रात्रि को भी 12 बज सकते हैं तो जब 12 बजते हैं तब रात्रि क्यों नहीं हो जाती। इन पंक्तियों में बालक कितना बंधन में अपने आप को महसूस कर रहा है, जो ये अनुभव करता है कि सुबह से पढ़ते पढ़ते जब वो मां से प्रश्न करता है, मां कहती है कि बेटा अभी पढ़ते रहो, अभी तो 12 ही बजे हैं। बच्चा आकुलित हो जाता है और मां से पूछता है कि मां, जब रात को 12 बजते हैं तो ये सुबह क्यों नहीं 12 बज जाते हैं। अभी कहने का आशय यह है कि हम बच्चे के लिए बंधनों से मुक्त करें, उसे हम इतने बंधन ना दें कि जिसमें वो अपनी इच्छाओं के लिए दबा करके केवल पढ़ता रहे। ये वर्तमान की वास्तव में यह आवश्यकता है कि हम बच्चे को किंचित ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें वो अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दे सके। टैगोर के अनुसार शिक्षक को आजीवन नए अनुभवों को प्राप्त करने की लालसा तथा अधिकाधिक ज्ञानार्जन की वृत्ति बनाए रखना चाहिए। शिक्षक तब तक वास्तविक रूप से अध्यापन नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं निरंतर क्रियाशील न रहे। शिक्षक जीवन का एक प्रमुख लक्षण सतत अध्ययनशीलता है। यह केवल पुस्तकों में ही परिलक्षित नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी वास्तविक अध्ययनीय सामग्री तो बालक है जिसकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। मित्रों, यहां पर टैगोर ने शिक्षक की परिभाषा स्पष्ट की है। हम जो केवल अध्यापन करने मात्र तक अपने आप को सीमित रखते हैं, टैगोर कहते हैं कि केवल किताबों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होता, हमें बच्चे का अध्ययन करना है, बच्चे की प्रकृति का अध्ययन करना है। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन की वृत्ति हमारी बनी रहनी चाहिए, अर्थोपार्जन की हमारी वृत्ति न रह करके शिक्षक को निरंतर सीखने में लगा रहना चाहिए। जब भी हम कक्षा में जाते हैं, जब भी हम अध्यापन का कार्य करते हैं, उसके पूर्व हमें बिना पढ़े कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम एक बार अपने विषय के लिए देखें, अपने विषय को परिमार्जन करें और परिमार्जित किया हुआ विषय प्रत्येक बार हम कक्षा में जाकर के दें। इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि हम कक्षा में भी जाकर के केवल बच्चे के लिए किताबें मत पढ़ाएं,
हमें उन्हें किताबें केवल सिखाना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। शिक्षक का ध्येय हो उस बच्चे को पढ़ना, वो बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासाएं क्या हैं। हम केवल कक्षा में जाकर के एक भाषण के रूप में, एक स्पीच के रूप में वहां पर बात ना करें, अपितु बच्चे की सहभागिता देखें। बच्चा हमारे अध्यापन कार्य में कितना सहभागी हो रहा है, उसकी जिज्ञासाएं क्या क्या है, हम कितनी जिज्ञासाएं उसकी शांत कर पा रहे हैं, ये शिक्षक का महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में टैगोर कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं: पाठ्यक्रम, पाठन विधि और वह शैक्षिक वातावरण जिसमें शिक्षण प्रक्रिया चलती है। पुस्तकों द्वारा बासी ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर कवि बल देता है। नदी, पर्वत, खुला आकाश, पवन, मेघ, कठोर धरित्री इत्यादि प्रकृति के सभी अंग उपांग बालक की शिक्षा के सहज प्राकृतिक उपकरण हैं। टैगोर ने समन्वयवादी पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें वो कहते हैं कि प्राच्य, आध्यात्मिक संस्कृति तथा पाश्चात्य विज्ञान का पाठ्यक्रम में समन्वय होना चाहिए। यहां मित्रों में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर हम केवल भारतीय दृष्टिकोण अपना संकुचित रखते हैं या संकुचित रूप में हमें कहते हैं कि केवल भारतीय संस्कृति की ही बात की जानी चाहिए, यहां पर टैगोर ने इस बात के लिए कहा है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में यह आवश्यक है कि हमारी प्राच्य आध्यात्मिक संस्कृति के साथ पाश्चात्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का दृष्टिकोण विकसित हो सके। वो केवल एक संकुचित दृष्टिकोण के साथ अत्यंत संकुचित वातावरण में ना रहे, अपितु मातृभाषा के साथ उन्होंने इस बात की भी वकालत की है कि द्वितीय भाषा के रूप में बालक को अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाए, और जो हम विज्ञान संबंधी जितनी हमारी चीजें हमारे प्राच्य ग्रंथों में मिलती हैं, उनके साथ साथ पाश्चात्य में जो नई खोजें हुई हैं, विज्ञान में जो नए आविष्कार आए हैं, उनके लिए भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे का दृष्टिकोण व्यापक हो सके, उसकी दृष्टि विकसित हो सके तथा उसकी समझ के स्तर में विकास हो सके। उदार बौद्धिक एवं कलात्मक शिक्षा के साथ दक्षता परक शारीरिक श्रमजन्य शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। केवल भाषा संबंधी अथवा विज्ञान संबंधी उस बालक का दृष्टिकोण ना रहे, अपितु उन्होंने कहा कि कलात्मक शिक्षा भी होनी चाहिए। कलात्मक शिक्षा से तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति को विभिन्न प्रकारों से अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे वो बोलने के रूप में कर दे अथवा वह चित्रों के माध्यम से अपनी बात के लिए स्पष्ट करे। तो उन्होंने प्रकारांतर से चित्रकला को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया। इसके अतिरिक्त दक्षता परक शारीरिक श्रमजन्य शिक्षा का समन्वय हो। तात्पर्य यह है कि हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम का भी महत्व होना चाहिए। हमने श्रम के लिए पूरी तरीके से घटा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम श्रम के लिए पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ेंगे, तब तक बालक भविष्य में अपने आजीविका के साधन सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। अतः प्रारंभ से ही शारीरिक शिक्षा जो बच्चे को दी जाए, उसमें श्रम के महत्व को भी समझाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उपयोगितावाद एवं कलात्मकता के बीच समन्वय होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें उपयोगितावादी पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान मिले। बच्चे को आगे चल करके ऐसे विषय पढ़ने में आए जिससे वो अपने आजीविका के साधन स्वयं सृजित कर सके। उसके लिए हमारी तरफ से पृथक से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रारंभ से ही बालक में इस प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास किया जाए जिससे वो आगे चल करके और अपने लिए स्वयं कार्य ढूंढ सके। धर्मनिरपेक्ष व्यावहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा का समन्वय आवश्यक है। केवल विज्ञान की ही शिक्षा ना दी जाए अथवा केवल भाषा की ही शिक्षा ना दी जाए, अपितु बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से हो, इस दृष्टि से आध्यात्मिक शिक्षा का भी विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ समन्वय किया जाना आवश्यक है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का काम केवल शारीरिक
तथा मस्तिष्क की यह भूख शांत करना भर नहीं है, अपितु आत्मा का भोजन भी बालकों को प्रदान करना उसका पवित्र दायित्व है। लकड़ी का व्यापारी यह सोच सकता है कि पेड़ के फूल और पत्तियां खाली सजावट हैं, परंतु उसे यह भी जानना होगा कि यदि फूल पत्तियां विलुप्त कर दी जाएं तो पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम विज्ञान की शिक्षा कितनी ही प्राप्त क्यों ना कर लें, परंतु जब तक हमारी जड़ों में आध्यात्मिकता का जल प्रवाहित नहीं होगा तब तक विज्ञान उन्नति नहीं कर सकेगा। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए कि विज्ञान, गणित, भाषा, शारीरिक शिक्षा, श्रम के साथ साथ नैतिक मूल्यों का समावेश भी उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। टैगोर ने मातृभाषा को शिक्षा का आधार माना, परंतु अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को सांस्कृतिक एकता के लिए उपयोगी समझा। उन्होंने विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान किया, क्योंकि विदेशी भाषाओं के माध्यम से हम विश्व की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा विश्व के सभी मानवों को एक दूसरे के समीप लाने में सहायता कर सकते हैं। टैगोर की सबसे बड़ी देन उनका समन्वयवाद है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय, पूर्व पश्चिम के बीच समन्वय आदि विचार आज विश्व भर में जोर पकड़ते जा रहे हैं। मित्रों, टैगोर ने अपनी शिक्षा के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया है वह है पूर्व और पाश्चात्य के विचारों में समन्वय स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जबकि टैगोर ने इसका आरंभ विश्व भारती में 20वीं सदी के आरंभ में ही कर दिया था। भारतीय शिक्षा दर्शन पर टैगोर की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। वास्तव में टैगोर ने शिक्षा का जो समन्वयवादी दृष्टिकोण हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिपादित किया है वह अनूठा और बेजोड़ है। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर महेश जैन। निवेदिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।